हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिनेश मैथमेटिक्स। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हमारा क्लास साइंस का चल रहा है। साइंस में हम लोग पढ़ रहे थे भौतिकी में चैप्टर 4 पढ़ रहे थे, विद्युत धारा। तो विद्युत धारा में हम लोग पार्ट 1 पार्ट 2 का वीडियो बना चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से जा करके देख सकते हैं। तो इससे पहले वाले वीडियो में हम आप लोगों को बताए हैं कि विभव क्या होता है, विद्युत विभव क्या होता है ना, और बहुत सारे बात बताए हैं। आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। हमारे दैनिक जीवन में विद्युत जो है तो बहुत महत्व रखता है। ये बात हम कल भी बताए थे, पिछले क्लास में भी बताए थे आप लोग को कि हमारे दैनिक जीवन में से अगर विद्युत को हटा दिया जाए तो हमारा जीवन जो होगा बिल्कुल अधूरा सा हो जाएगा। क्योंकि जितने भी वस्तुओं का हम इस्तेमाल करते हैं लगभग वो विद्युत पर आधारित होते हैं। सुबह से लेकर शाम तक अधिकांश वस्तुओं को जितना हम इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं, अधिकांश उसमें से होते हैं विद्युत धारा से रिलेटेड, विद्युत से रिलेटेड होते हैं। जैसे में पंखा चलता है, वो भी क्या है हमारा, उसमें करंट देते हैं तब चलता है। मोबाइल चलाते हैं, मोबाइल चार्ज होता है। तो लगभग हम जो भी वस्तु का इस्तेमाल करते हैं वो विद्युत से रिलेटेड है ना। यानी हमारे दैनिक जीवन का वो रीढ़ का हड्डी बन चुका है ना। तो हम लोग विद्युत विभव तक पिछले क्लास में कर लिए थे। 1 वोल्ट क्या होता है इसके बारे में भी हम लोग चर्चा कर चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे विभवांतर के बारे में। विभवांतर क्या होता है। तो विभवांतर को समझने के लिए आपको सबसे पहले विद्युत विभव आना चाहिए। अगर विद्युत विभव आता है तो ये अच्छे से समझ में आएगा, अन्यथा अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो अगर आप पिछले वीडियो नहीं देखे होंगे तो एक बार देख कर जरूर आइएगा, तभी ये समझ में आएगा। तो चलिए सबसे पहले एक बार हम फिर से उसको रिपीट कर देते हैं कि विद्युत विभव क्या होता है ना। विद्युत विभव क्या होता है उस बात को फिर से यहाँ पर हम लोग एक बार रिपीट कर रहे हैं ताकि आपको समझने में कोई परेशानी ना हो। तो देखिए, इकाई धन आवेश को अनंत बिंदु से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। सपोज कि यहाँ पर मान लीजिए कि ये कोई घन आवेश कण है, तो इसका क्या होता है, घन आवेश कण जब कण आवेशित होता है तो उस पर एक बल कार्य करता है। हम ये बात भी बताते हैं, जब कोई कण आवेशित हो जाता है तो उस पर एक बल कार्य करता है। वह बल किसी वस्तु को धक्का भी दे सकता है या किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित भी कर सकता है। तो ये घन आवेशित कोई कण है तो ये क्या करेगा, सपोज कि इतना एरिया तक वो किसी वस्तु को धक्का देने या खींचने का क्षमता रखता है। इतना दूर से किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित या अपनी ओर अपने से प्रतिकर्षित करने की ये क्षमता रखता है। यानी यहाँ पर कोई वस्तु होगा तो या तो इसको खींच सकता है या इसको बाहर भेज सकता है। दोनों में से एक काम करेगा ये। कब, जब इस पर आवेश होगा तब। तो हम बताए थे कि मान लिया जाए कि यहाँ पर भी कोई एक बिंदु है, ये बिंदु धन आवेशित है। क्या है, धन आवेशित बिंदु। इस धन आवेशित बिंदु को, कण को यहाँ से हम चाहते हैं कि यहाँ ले आए या यहीं लाते हैं। तो यहाँ तक लाने में क्या होगा हमको, देखिए ध्यान से, यहाँ से यहाँ तक आने में कोई परेशानी इसको नहीं होगा, किसी प्रकार का कोई परेशानी नहीं होगा, बिल्कुल इजी तरीके से आ सकता है। लेकिन जैसे ही यहाँ से अंदर घुसने का प्रयास करेगा वैसे ही इसको क्या, ये जो है इसको देखता है कि ये भी धन आवेश है, ये भी धन आवेश है। और आप लोग को हम पार्ट 1 में ही पढ़ा चुके हैं कि समान आवेशित कण जो होते हैं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, है ना। समान आवेश वाले जो कण होते हैं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। प्रतिकर्षित का मतलब क्या, एक दूसरे को क्या करते हैं, दूर हटने का प्रयास करते हैं, एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करते हैं। और यही अगर अलग अलग आवेश वाले होंगे तो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं, तो यहाँ पर दोनों कण पर देखा जाए तो एक ही प्रकार के आवेश हैं। और जब एक ही प्रकार का आवेश होगा तो क्या होगा, ये दोनों में क्या हो जाएगा जी, प्रतिकर्षण बल लगने लगेगा। लेकिन ये चाहता है कि हम यहाँ आए, अब ये चाहता है कि हम नहीं आने दें। तो क्या करना होगा,
जितना बल से ये लगा रहा है उसको बाहर जाने के लिए बल, ये जितना बल ये इस पर इस कण पर यहाँ आया था ना जी, अब यहाँ आ गया, तो यहाँ पर आने के बाद ही जितना बल लगा रहा है उससे यदि ये अधिक बल लगा दे तो यहाँ आ सकता है। क्या कर सकता है? आ सकता है। इसको यहाँ से यहाँ तक आने के लिए इसको इसके अपेक्षा में ज़्यादा बल लगाना होगा, और जब बल लगाते हैं और वस्तु में विस्थापन हो जाता है तो उसको हम लोग कार्य कहते हैं। क्या कहते हैं? हम लोग 9th क्लास के फिजिक्स में पढ़े हैं कि कार्य बराबर होता है बल गुने विस्थापन, बल गुने विस्थापन, ये आप पढ़े ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो अगर हम किसी वस्तु पर बल लगाकर उसको विस्थापित कर देते हैं, बल लगाकर वस्तु को हम विस्थापित कर देते हैं तो वो मेरा कार्य कहलाता है। क्या कहलाता है? कार्य कहलाता है। तो क्या हुआ कि यहाँ से यहाँ तक लाने में कुछ न कुछ तो कार्य करना पड़ा होगा। तो क्या हम बोले थे? विद्युत विभव। देखिए ध्यान से सुनिएगा, विद्युत विभव क्या हम बोले थे? इकाई धन आवेशित कण को किसी बिंदु से या कहीं पे भी ये स्थित है या अनंत बिंदु से, हम अनंत बिंदु बोल सकते हैं क्योंकि इसका एरिया यहीं तक, यहाँ से कहीं भी बाहर रखिएगा तो वह अनंत बिंदु कहलाता है। क्या कहलाता है? अनंत बिंदु कहलाता है। जैसे आप फिजिक्स में पढ़े हैं, सी के बाहर में जाते हैं हम लोग, लेंस और दर्पण में पढ़े थे ना, वह कहता है केंद्र के बाहर वाला जो भी क्षेत्र आता था वो अनंत कहलाता था। सेम उसी प्रकार इसका यहाँ पर इतना ही दूर तक एरिया है, तो इससे बाहर वाला जो एरिया दिखाई दे रहा है आप लोग को वह इसके लिए अनंत कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इस बिंदु के लिए अनंत कहलाएगा वो। ठीक है, तो क्या हुआ? ध्यान से सुनिए, विद्युत विभव क्या होता है? इकाई धन आवेशित कण को, इकाई धन आवेशित कण को अनंत बिंदु से किसी भी बिंदु, इस एरिया में किसी भी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है वही क्या कहलाता है? हमारा विद्युत विभव कहलाता है। क्या कहलाता है? तो मान लीजिए कि इस कण को यहाँ से यहाँ तक लाए थे, तो पिछले वाला वीडियो में हम बताया था कि यहाँ से यहाँ तक लाने में हमको 60 जूल का कार्य करना पड़ा था। कितना जूल का? ये 5 कूलम आवेश कण है, उस 5 कूलम आवेश को यहाँ तक लाने में हमको कितना जूल का कार्य करना पड़ा था? 60 जूल का। तो विद्युत विभव कितना आया था याद है आप लोग को? 12 आया था ना, 12 वोल्ट, 12 वोल्ट आया था जी। तो इकाई मतलब एक, इकाई का मतलब एक धन आवेश को यहाँ से यहाँ तक लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा हमको? 5 को लाने के लिए 60, तो ये को लाने के लिए 12 है ना, 12 50 60 हुआ, तो मेरा वोल्ट क्या हुआ? 12 वोल्ट। हम ये बात को कल आपको विस्तार से बताए हैं, वहाँ पर जाकर आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अब देखिए क्या हुआ कि यहाँ ना ला करके हम इस कण को यहाँ लाना चाहते हैं, इसके और नज़दीक हम लाना चाहते हैं। समझ में आ रहा है? इसके और नज़दीक हम लाना चाहते हैं। तो अगर आप और नज़दीक लाना चाहिएगा तो यहाँ पर 60 जूल का कार्य कर रहे हैं ना, यहाँ पर आपको उसकी अपेक्षा में ज़्यादा बल लगाना होगा, ज़्यादा विस्थापित करना होगा, तो ज़्यादा कार्य भी कीजिएगा आप। क्योंकि जब इसके घर के पास जाइएगा, इसके घर के पास, तो आपका बल तो ज़्यादा लगाना होगा। कल इसका साफा उदाहरण दिए थे कि कुत्ता अगर घर से दूर होता है तो सिर्फ भौंकता है, दूर से ही भौंकेगा, ज़्यादा कुछ नहीं करेगा। लेकिन जब उसके घर के पास आप जाते हैं तो आपको दौड़ाना भी शुरू कर देता है ना, आपको दौड़ाना भी शुरू कर देता है, क्योंकि जानता है कि मेरे घर में मालिक है, हमको हेल्प करेगा ही, है ना। तो जब इसके घर के पास जाना चाहिएगा तो यहाँ जितना बल है उससे ज़्यादा बल लगाना होगा। अच्छा, बल तो ज़्यादा लगा, साथ साथ क्या होगा? आपको विस्थापन भी ज़्यादा करना होगा। तो बल और विस्थापन दोनों ज़्यादा करना है आपको, ज़्यादा बल लगाना है, ज़्यादा विस्थापित करना है, तो कार्य भी तो ज़्यादा करना होगा। कार्य भी ज़्यादा कीजिएगा ना, कि नहीं कीजिएगा? तो अब है कि इस कण को यहाँ से यहाँ तक लाने में हमको मान लिया जाए कि 100 जूल का कार्य करना पड़े। कितना जूल का कार्य करना पड़े? वो 5 धन आवेशित कण है, 5 ही धन आवेशित कण है। इन कणों को हम उठा के यहाँ लाना चाहते हैं। तो आप बताइए कि यहाँ का विद्युत विभव क्या होगा मेरा? यहाँ का ये मान लीजिए बी बिंदु बी है, ये बिंदु ए है, ठीक है। तो बिंदु ए का विभव क्या होगा? बिंदु ए का विभव क्या होगा बताइए आप लोग? तो बिंदु ए का विभव होगा 20 वोल्ट, है ना।
बिंदु ए का विभव क्या होगा? 20 वोल्ट हो जाएगा, नहीं होगा? आप लोग विभव बराबर क्या पढ़े हैं? कार्य बटे आवेश। कार्य कितना है जी? 100 जूल। आवेश कितना है? 5 कूलम आवेश। कटेगा कितना बार में? 20 जूल बाई कूलम। जूल बाई कूलम को क्या लिखे थे हम? वोल्ट लिखे थे ना। आलेसांद्रा वोल्टा के नाम के सामान्य के आधार पर इसको नाम रखा गया था वोल्ट। तो अब यहाँ पर इस बिंदु का विभव था आपका 12 वोल्ट, इस बिंदु का विभव आ गया आपका 20 वोल्ट। तो कहीं न कहीं इन दोनों बिंदुओं के विभवों में अंतर पाया जा रहा है, अंतर पाया जा रहा है ना। यहाँ पर आपका 12 वोल्ट, यहाँ पर आपका 20 वोल्ट, तो डिफरेंस तो कुछ है ना। अब यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे थे विभवांतर। क्या पढ़ रहे थे? तो विभवांतर को अगर आप तोड़ के लिखे तो विभव जोड़ अंतर होगा। विभव जोड़ यानी विभवों में अंतर, विभवों में अंतर, यही ना होगा जी। तो विभवांतर का हम लोग डिफिनेशन कैसे देख सकते? देखिए यहाँ पर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के विभवों के अंतर को विभवांतर कहते हैं। किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के विभवों के अंतर को क्या कहेंगे? विभवांतर कहेंगे। किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के विभवों के अंतर को विभवांतर कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के विभवों का अंतर को क्या बोलते हैं? विभवांतर। यहाँ के लिए ई बिंदु का विभव मानते हैं VA लिखते हैं, और ई बिंदु के विभवांतर को VB लिखते हैं। VA और VB, समझ में आ रहा आप लोगों को? इस बिंदु का विभव क्या है और इस बिंदु का विभव क्या है? VB। तो यहाँ पर विभवांतर बराबर क्या होगा? VA माइनस VB। तो अगर यहाँ पर इन दोनों बिंदुओं के बीच के विभवांतर निकालना चाहते हैं तो यह है 20 वोल्ट, अभी कितना है जी? 12 वोल्ट। 20 वोल्ट में से 12 वोल्ट का कितना बचा? 8 वोल्ट। तो ये 8 वोल्ट जो हुआ वो आपका विभवांतर निकल गया। क्या निकल गया? क्लियर है? 8 वोल्ट क्या आ गया? विभवांतर। क्योंकि दोनों बिंदुओं के बीच का अंतर कितना आ रहा है? 8 आ रहा है, 8 वोल्ट आ रहा है। अब ये दोनों बिंदु क्या है? तो विभव है। ये दोनों बिंदु क्या है? विभव है। तो ये दोनों बिंदुओं के बीच के विभवों के अंतर को हम लोग विभवांतर कहते हैं। तो इन दोनों के बीच के विभवांतर कितना है? 8 वोल्ट का। कितना का? अब विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विभवांतर का भी एसआई मात्रक वोल्ट होता है। क्या होता है? विभवांतर का भी एसआई मात्रक क्या होगा? और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया सवाल है, ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ सवाल है कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? तो आप लोग साफ साफ बोलिएगा वोल्ट होता है। वोल्ट क्या होता है? वोल्ट क्या होता है? या विभव का भी अगर आपसे पूछा जाता है तो उसमें भी बोलिएगा वोल्ट। क्या बोलिएगा? क्लियर? कोई डाउट? चलिए इसको एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बताते हैं आप लोग को। अब देखिए यहाँ पर 1 वोल्ट का विभवांतर से आप क्या समझते हैं? अगर विभवांतर 1 वोल्ट दिया हुआ है तो इसका मतलब आप क्या है? इसके मतलब आप क्या समझते हैं? इसके बारे में बताइए। तो 1 वोल्ट विभवांतर से आप क्या समझते हैं? इसको ध्यान से सुनिएगा। 1 कूलम धन आवेश को किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में यदि 1 जूल का कार्य करना पड़े, यदि 1 जूल का कार्य करना पड़े तो उसको हम लोग 1 वोल्ट का विभवांतर कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर मान लिया जाए कि ये बिंदु यहाँ स्थित है धन आवेशित में इस बिंदु को यहाँ पर 1 कूलम आवेश है। इस 1 कूलम आवेश के इस बिंदु से
इस बिंदु तक लाने में, इस बिंदु से इस बिंदु तक लाने में यदि एक ही जूल का कार्य करना होगा, कितना, 1 जूल का कार्य करना होगा, तो यहाँ पर जो विभवांतर उत्पन्न होगा वो 1 वोल्ट का होगा। कितना वोल्ट का होगा? 1 वोल्ट का। समझ में आया? हम क्या बोले? किसी 1 कूलाम धन आवेश को, 1 कूलाम धन आवेश को किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में यदि 1 जूल का कार्य करना पड़े तो उसका विभवांतर 1 वोल्ट होता है। कितना होता है? 1 वोल्ट होता है। लाइट चला गया ना? तो 1 वोल्ट समझ में आ गया आप लोग को? कहीं पर यहाँ पर 1 कूलाम धन आवेश है, इस बिंदु को, इस कूलाम, 1 कूलाम आवेश को यहाँ से मान लो कहीं पे भी ले जाना है, अगर ले जाने में सिर्फ 1 जूल का हम कार्य करते हैं तो यहाँ पर जो विभवांतर उत्पन्न होगा ना जी, वो आपका 1 वोल्ट का होगा। कितना होगा? तो 1 वोल्ट से क्या समझते हैं? ये विभव में भी आप लोग को बताए थे और विभवांतर में भी हो गया ना। इसको नोट कर लीजिए आप लोग, लिख के डाल दीजिए। 1 वोल्ट विभवांतर से क्या समझते हैं? 1 वोल्ट विभवांतर से आप क्या समझते हैं? चलिए नोट कीजिए। 1 कूलाम धन आवेश को, 1 कूलाम धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में यदि 1 जूल का कार्य करना पड़े, यदि 1 जूल का कार्य करना पड़े तो उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर, तो उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर तो उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट का होता है। 1 वोल्ट का होता है। एक टॉपिक छूट गया था, आवेशित वस्तुओं का विभव, यानी जो कण आवेशित हो जाते हैं उन कणों का विभव का परिमाण क्या होता है उसके बारे में जानेंगे हम लोग। अनावेशित वस्तु यानी जिस पर कोई चार्ज नहीं होता है उसका विभव 0 होता है। उसका विभव क्या होता है? 0। याद रखिएगा। आवेशहीन वस्तु भी उसको बोल सकते हैं। आवेशहीन, नोट में लिखेंगे, आवेशहीन वस्तु का विभव 0 होता है। क्या होता है? इसको नोट कर लीजिए आप लोग। आवेशहीन वस्तु का विभव क्या होता है? 0 होता है। दूसरा है कि घनावेशित वस्तु का विभव धनात्मक होता है। धनावेशित वस्तु का विभव धनात्मक होता है। क्लियर है? तीसरा है ऋणावेशित वस्तु का विभव ऋणात्मक होता है। क्या होता है? ऋणात्मक होता है। ये 3 पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है? आवेशहीन मतलब जिस पर कोई चार्ज नहीं है उस वस्तु का विभव क्या होगा? 0 होगा। धनावेशित वस्तु का विभव धनात्मक होता है और ऋणावेशित का विभव
ऋणात्मक होता है। चलिए इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला टॉपिक है हम लोग को आवेशों का प्रवाह, यानी आवेश किस प्रकार से प्रवाहित होता है उसके बारे में आप लोग को जानना है। तो आप लोग पदार्थ में पढ़े होंगे, पदार्थों का प्रवाह जो होता है उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होता है। उच्च सांद्रता मतलब क्या? सांद्रता मतलब होता है मात्रा। सांद्रता का मतलब क्या होता है? यदि कोई दो साइड में कोई वस्तु रखा गया है, सपोज कि यहाँ हम पानी की बात कर लेते हैं, ये ऐसा है, ठीक है, ये बोतल है इस प्रकार से मान लीजिए सपोज, इस प्रकार से बोतल है। इस बोतल में यहाँ पर हम लगा दिए हैं पेंच, अब पेंच के द्वारा से इसको बंद कर दिए। अभी क्या कर दिए हैं? इसमें पानी भरा हुआ है यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक रहे ना जी। उसके बाद इस बोतल में पानी भरा हुआ यहाँ तक मान लीजिए, ठीक है। और नीचा कर देते हैं इसको समझने के लिए। देखिए पानी इस प्रकार से दोनों में भरा हुआ है, ठीक है। तो बताइए यदि यहाँ पर से जो नलका लगा हुआ रहता है ना, इसको हम लोग टोटी बोलते हैं ना, टोटी लगा हुआ, चलिए यहाँ पर इसको बंद कर दिया गया है पूरा अच्छा तरह से, तो ये इसमें पानी यहाँ तक शो कर रहा है, इसमें पानी यहाँ तक शो कर रहा है, ठीक है। समझिएगा आप लोग ध्यान से। तो जिधर ज़्यादा होता है उस साइड को हम लोग बोलते हैं उच्च सांद्रता, और जिस साइड कम है उधर बोलेंगे निम्न सांद्रता। तो पानी का मात्रा इस ओर ज़्यादा है तो ये हो गया उच्च सांद्रता। क्या हो गया? और पानी की मात्रा इस ओर कम है तो ये क्या हो गया आप लोग को? निम्न सांद्रता। ये बात आप लोग 9th क्लास में भी पढ़े हैं और यहाँ भी थोड़ा बता दे रहे हैं आप लोग को। तो आप लोग बताइए कि यदि इसको हम खोल देंगे, इस रास्ता को जो ब्लॉक था उसको हटा देंगे तो ये पूरी तरह अगर खुल जाता है तो पानी बताइए कि इस ओर से इस ओर जाएगा कि इस ओर से इस ओर आएगा? अच्छा हाँ, इस ओर से इस ओर जाएगा, है ना, क्योंकि पानी की मात्रा इधर ज़्यादा है इधर कम है तो पानी इस ओर जाएगा, और दोनों फिर जब तक बराबर लेवल में नहीं आते हैं तब तक इधर जाता रहेगा। और जब इधर आएगा तो इधर क्या होगा? कम होगा ना जी। अब अगर दोनों फिर क्या होते हैं? बराबर लेवल में आ जाते हैं, बराबर लेवल में चले जाते हैं। तो यहाँ पर आपने क्या देखा? आपने ये देखा कि यहाँ जो उच्च सांद्रता में जो पानी था वो निम्न सांद्रता की ओर गतिशील हो गया। उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर क्या हुआ? गतिशील हो गया। लेकिन यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं आवेश के बारे में। तो आवेश में दो कंडीशन होता है, एक होता है धन आवेश और एक होता है ऋण आवेश, है ना। तो धन आवेश में जो धनात्मक वस्तु जो होते हैं, धन आवेश में उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गतिशील होता है, और ऋण आवेश में निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे? आवेशों का प्रवाह में पहला लिखेंगे हम लोग धन आवेश का विभव जो होगा, क्या विभव जो होगा उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होगा। विभव का जो प्रवाह होगा ना, विभव का प्रवाह उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होता है, निम्न सांद्रता की ओर होता है ना। धन आवेश का विभव का प्रवाह, विभव का प्रवाह उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होता है, और यही अगर ऋण आवेश होगा क्या होगा?
ऋण आवेश का विभव का प्रवाह निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर होता है। जिसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। यहां पर क्या लिखा है? धन आवेश का विभव उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर और ऋण आवेश का विभव निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर प्रवाह होता है। क्लियर है? तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बैटरी से, बैटरी क्या है, सेल क्या है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छे लगे तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।